हेलो, वेलकम टू नॉलेज हब। नॉलेज हब के इस मॉक टेस्ट में आपका स्वागत है। आज के इस मॉक टेस्ट में हम ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर जो प्रभाव पड़ा था उससे संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे। इससे पहले एक वीडियो अपलोड किया जा चुका है। पिछले वीडियो को कंटिन्यू करते हुए 31 नंबर प्रश्न से शुरुआत करते हैं। अंग्रेजों द्वारा रैयतवाड़ी बंदोबस्त लागू किया गया था। कहाँ लागू किया गया था? ऑप्शन ए बंगाल प्रेसिडेंसी, बी मद्रास प्रेसिडेंसी, सी बम्बई प्रेसिडेंसी या फिर डी मद्रास प्रेसिडेंसी एवं बम्बई प्रेसिडेंसी। यह प्रश्न यूपीएससी 2003 और जेपीएससी 2010 में पूछा गया है। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी मद्रास प्रेसिडेंसी एवं बम्बई प्रेसिडेंसी। दोनों प्रेसिडेंसियों में रैयतवाड़ी भू बंदोबस्त लागू किया गया था और यह भारत के सर्वाधिक भूमि 51% पर लागू किया गया था। 32वां प्रश्न है, भारत में उपनिवेशी शासन के संदर्भ में 1883 ईस्वी में पारित इल्बर्ट बिल का उद्देश्य क्या था? ऑप्शन ए, जहां तक अदालतों की दांडिक अधिकारिता का संबंध था, भारतीय तथा यूरोपीय लोगों को बराबरी पर रोकना। बी, देसी प्रेस की स्वतंत्रता पर कड़ा अंकुश लगाना क्योंकि उसे उपनिवेशी शासकों का विरोधी समझा जाता था। सी, प्रशासनिक सेवा परीक्षाएं भारत में करवाना ताकि देसी भारतीयों को उसमें बैठने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। डी, आर्म्स एक्ट में संशोधन कर देसी भारतीयों को शस्त्र रखने की अनुमति देना। 32वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, जहां तक अदालतों की दांडिक अधिकारिता का संबंध था, भारतीय तथा यूरोपीय लोगों को बराबरी पर रोकना। ये इसका उद्देश्य था इल्बर्ट बिल का। यह भारत में 1883 ईस्वी में पारित हुआ था। 33वां प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची 1, बड़े सामंतों को आवंटित भूमि किस प्रणाली से संबंधित है? तो यह संबंधित है जागीरदारी प्रणाली से। ए का पहला। मालगुजारी के इजारेदारों अथवा तहसीलदारों को आवंटित भूमि, यह किससे संबंधित है? यह है जमींदारी व्यवस्था, जमींदारी प्रणाली से। बी का चौथा। उप किराएदारी पर देने, गिरवी रखने, हस्तांतरण करने, उपहार देने या विक्रय करने के अधिकार सहित प्रत्येक किसान को आवंटित भूमि, ये किस प्रणाली में है? तो यह है सी का दूसरा, रैयतवाड़ी प्रणाली। और ग्राम स्तर पर की गई भू राजस्व बंदोबस्ती, यह कहलाती थी महालवाड़ी प्रणाली। डी का तीसरा, ए का पहला। इस तरह से इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1, 4, 2, 3, ऑप्शन नंबर बी। 33 का बी सही होगा ऑप्शन 1, 4, 2, 3। 34वां प्रश्न है, ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में उद्योगों का कोई स्वतंत्र विकास नहीं हुआ। इसका क्या कारण था? ऑप्शन ए, भारी उद्योगों का अभाव, बी, विदेशी पूंजी की कमी, सी, प्राकृतिक संसाधनों की कमी, डी, धनिक वर्ग द्वारा भू संपत्ति में निवेश करने को तरजीह या प्राथमिकता। यह प्रश्न यूपीएससी 1999 में पूछा गया है। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, भारी उद्योगों का अभाव, ऑप्शन नंबर ए। 35वां प्रश्न है, यद्यपि भारत के व्यापार पर 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया, परंतु फिर भी किस वस्तु का व्यापार केवल कंपनी के लिए ही सुरक्षित रखा गया? ऑप्शन ए, कागज, बी, जूट, सी, चाय, डी, चीनी। 35वें प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, चाय, ऑप्शन सी। 36वां प्रश्न है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक अधिकार अंतिम रूप से किस एक्ट के तहत समाप्त किया गया? ऑप्शन ए, 1813 का चार्टर एक्ट, बी, 1833 का चार्टर एक्ट, सी, 1858 का विक्टोरिया की घोषणा एक्ट, डी, इनमें से कोई नहीं। 36वें प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 1833 का चार्टर एक्ट, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, 37 नंबर प्रश्न है, स्थायी बंदोबस्त 1793 के अंतर्गत जमींदारों से अपेक्षा की गई थी कि वे खेतिहरों को पट्टा जारी करेंगे। अनेक जमींदारों ने पट्टा जारी नहीं किए, इसका क्या कारण था? ऑप्शन ए, जमींदारों के ऊपर किसानों का विश्वास था, बी, जमींदारों के ऊपर कोई सरकारी नियंत्रण नहीं था, सी, यह ब्रिटिश सरकार की जिम्मेदारी थी, डी, खेतिहरों
की दिलचस्पी प्राप्त करने की नहीं थी। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, जमींदारों के ऊपर कोई सरकारी नियंत्रण नहीं था। 38 नंबर प्रश्न है, ब्रिटिश भू राजस्व व्यवस्था के संदर्भ में इन कथनों पर विचार कीजिए। एक, स्थायी बंदोबस्त के तहत सरकार ने जमींदारों से हमेशा हमेशा के लिए लगान निश्चित किया, इसी कारण इसे स्थायी बंदोबस्त कहा गया। दो, रैयतवाड़ी व्यवस्था के तहत सरकार ने रैयतों से लगान निश्चित किया, इसी कारण इसे रैयतवाड़ी व्यवस्था कहा गया। तीन, महालवाड़ी व्यवस्था के तहत प्रत्येक खेत के आधार पर भू राजस्व निर्धारित नहीं किया गया, बल्कि प्रत्येक महाल जो कि जागीर का एक भाग होता था उसके अनुसार निश्चित किया गया, इसलिए यह व्यवस्था महालवाड़ी व्यवस्था कहलाई। इन कथनों में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं? ऑप्शन ए 1 और 2, बी 2 और 3, सी 1 और 3, डी 1, 2 और 3। 38वें प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी 1, 2 और 3। तीनों कथन सही हैं। 39वां प्रश्न है, सुमेलित कीजिए सूची 1 को सूची 2 के साथ। भू राजस्व व्यवस्थाएं हैं स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी व्यवस्था और महालवाड़ी व्यवस्था। इससे संबंधित व्यक्ति दूसरी सूची में दिए हुए हैं, आपको मिलान करना है, तो मिलान करते हैं। स्थायी बंदोबस्त, इससे संबंधित व्यक्ति कौन से हैं? इससे संबंधित व्यक्ति हैं कॉर्नवालिस, चार्ल्स ग्रांट और जॉन सोर। ए का पहला। रैयतवाड़ी व्यवस्था से संबंधित व्यक्ति हैं कैप्टन रीड, थॉमस मुनरो और एल्फिंस्टन। और महालवाड़ी व्यवस्था से संबंधित व्यक्ति हैं हार्ड मैकेंजी और मार्टिन बर्ड। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए 1, 2, 3। 40वां प्रश्न है, महालवाड़ी व्यवस्था जिन क्षेत्रों में लागू की गई थी उनमें शामिल हैं। 1, गंगा घाटी। 2, दोआब के उत्तर पश्चिम प्रांतों, पश्चिमी उत्तर प्रदेश। 3, मध्य भारत के कुछ भाग। 4, मराठों के अधिकृत प्रदेश। 5, पंजाब। ऑप्शन ए 1, 2, 3 एवं 4, बी 1, 3, 4 एवं 5, सी 2, 3, 4 एवं 5, डी 1, 2, 3, 4 एवं 5। 40वें प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन नंबर डी 1, 2, 3, 4 एवं 5। इन पांचों क्षेत्रों में महालवाड़ी व्यवस्था लागू की गई थी। 41वां प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 काश्तकारी अधिनियम है और सूची 2 में वह किस वर्ष लागू हुआ था, आया था, यह दिया हुआ है। तो बंगाल काश्तकारी अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? इस प्रश्न का सही ऑप्शन से यहाँ नीचे लिखे हुए हैं 1, 2, 3, 4, 2, 1, 3, 4। पहले मिलान कर लेते हैं। तो ये 1885 में बंगाल काश्तकारी अधिनियम आया था। अवध लगान अधिनियम एवं मद्रास काश्तकारी विधेयक यह 1886 में। दक्कन काश्तकारी अधिनियम यह 1879 ईस्वी में। और मध्य प्रांत काश्तकारी विधेयक 1883 ईस्वी में आया था। इस तरह से इस प्रश्न का सही जवाब है 1, 2, 3, 4, ऑप्शन नंबर ए सही है। 42वां प्रश्न है, आधुनिक शिक्षा के संदर्भ में शिक्षा का माध्यम को लेकर उठे प्राच्य आंग्ल विवाद का अंत मैकाले के प्रपत्र 1835 से हुई। इसके अनुसार किस भाषा को भारत में शिक्षा का माध्यम स्वीकार किया गया? ऑप्शन ए हिंदी, बी उर्दू, सी संस्कृत, डी अंग्रेजी। 42वें प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी अंग्रेजी, ऑप्शन डी। 43वां प्रश्न है, भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा यानी महाअधिकार पत्र कहा जाता है, किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए वुड के घोषणा पत्र यानी डिस्पैच 1854 को, बी हंटर आयोग 1882 के प्रतिवेदन को, सी रैले आयोग 1902 के प्रतिवेदन को, डी सैडलर आयोग 1917 के प्रतिवेदन को। 43वें प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए वुड के घोषणा पत्र 1854 को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। 44वां प्रश्न है, किसने 1911 में प्राथमिक शिक्षा को निःशुल्क एवं अनिवार्य बनाने वाला विधेयक इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में प्रस्तुत किया, जिसे प्राथमिक शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा गया? ऑप्शन ए गोपाल कृष्ण गोखले, बी लाला लाजपत राय, सी महात्मा गांधी, डी सुभाष चंद्र बोस। 44वें प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए गोपाल कृष्ण गोखले।
गोपाल कृष्ण गोखले ने 1911 में प्राथमिक शिक्षा को निःशुल्क और अनिवार्य बनाने वाला विधेयक इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में प्रस्तुत किया, जिसे प्राथमिक शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा गया। फिर देखते हैं अगला प्रश्न। 45 नंबर प्रश्न है, शिक्षा से संबंधित आयोग समिति की पहचान करें। 1 हर्टोग समिति 1929, 2 लिंडसे आयोग 1929, 3 सप्रू समिति 1934, 4 सार्जेंट योजना 1944। आपको शिक्षा से संबंधित आयोग और समितियों की पहचान करनी है। ऑप्शन ए 1, 2 एवं 3, बी 1, 2 एवं 4, सी 1, 3 एवं 4, डी 1, 2, 3 एवं 4। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी 1, 2, 3 एवं 4। ये चारों आयोग और समितियां शिक्षा से संबंधित हैं। कौन से? हार्टोग समिति 1929, लिंडसे आयोग 1929, सप्रू समिति 1934 और सार्जेंट योजना 1944। ये चारों शिक्षा से संबंधित आयोग और समितियां हैं। 46 नंबर प्रश्न है, किस सिद्धांत का यह अर्थ था कि शिक्षा समाज के उच्च वर्ग को दी जाए और इस वर्ग से छन छन कर शिक्षा का प्रभाव जनसाधारण तक पहुंचे? ऑप्शन ए अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत, डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी, बी ऊर्ध्वमुखी निस्यंदन सिद्धांत, अपवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी, सी अधोमुखी शुद्धिकरण सिद्धांत, डाउनवर्ड डिस्टिलेशन थ्योरी, डी ऊर्ध्वमुखी शुद्धिकरण सिद्धांत यानी अपवर्ड डिस्टिलेशन थ्योरी। 46वें प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत यानी डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी। उच्च वर्ग को अगर हम शिक्षा देते हैं तो छन छन करके नीचे के लोगों में पहुंच जाएगी। यह है निस्यंदन का सिद्धांत, अधोमुखी निस्यंदन का सिद्धांत। 47वां प्रश्न है, भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए चार्ल्स ग्रांट, बी मार्क्समैन, सी विलियम जोन्स, डी जॉन मार्शल। 47वें प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए चार्ल्स ग्रांट। चार्ल्स ग्रांट को भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता कहा जाता है। 48वां प्रश्न है, हिंदू कॉलेज कलकत्ता 1817 जो कि पाश्चात्य पद्धति पर उच्च शिक्षा देने का प्रथम कॉलेज था, जिसका धार्मिक शिक्षा से कोई संबंध नहीं था, उसकी स्थापना किसने की? ऑप्शन ए डेविड हेयर ने, बी विलियम जोन्स ने, सी मैकॉले ने, डी जॉन मार्शल ने। 48वें प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए डेविड हेयर ने, ऑप्शन नंबर ए। 49 नंबर प्रश्न है, भारतीय दस्तकारी उद्योग के पतन के कारण क्या थे? ऑप्शन ए अंग्रेजों द्वारा भारतीय बुनकरों के तैयार माल को कम से कम मूल्य पर लेना, बी अंग्रेजों द्वारा कच्चे माल पर नियंत्रण, सी इंग्लैंड में आयात की जाने वाली भारतीय वस्तुओं पर भारी आयात कर, और डी उपर्युक्त सभी। 49वें प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी पतन के कारण थे। भारतीय दस्तकारी उद्योग के पतन के कारण ये ऊपर के तीनों कथन हैं। 50वां प्रश्न है, भारत में अनौद्योगिकरण यानी डी इंडस्ट्रियलाइजेशन या प्राक औद्योगिकरण प्री इंडस्ट्रियलाइजेशन की अवधि क्या थी? ऑप्शन ए 1757 से 1857, बी 1800 से 1850, सी 1850 से 1947, डी इनमें से कोई नहीं। 50वें प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी 1800 से 1850। 51 नंबर प्रश्न है, भारत में आधुनिक उद्योगों की स्थापना कब आरंभ हुई? ऑप्शन ए 1950 ईस्वी में, बी 1650 ईस्वी में, ऑप्शन ए 1550 ईस्वी, ऑप्शन बी 1650 ईस्वी में, सी 1750 ईस्वी में, डी 1850 ईस्वी में। 51वें प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी 1850 ईस्वी में, 51 का डी। 52 नंबर प्रश्न है, भारतीय बुनकरों की दयनीय हालत पर किस गवर्नर जनरल ने टिप्पणी की थी कि इनका दुख दर्द समूचे इतिहास में अतुलनीय है, कपड़ा बुनकरों की हड्डियों से भारत की धरती सफ़ेद हो गई है? ऑप्शन ए लॉर्ड कॉर्नवालिस, बी विलियम बेंटिक, सी लॉर्ड डलहौजी, डी लॉर्ड कैनिंग। 52वें प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी विलियम बेंटिक, लॉर्ड विलियम बेंटिक। 53वां प्रश्न है, बैप्टिस्ट मिशनरियों की त्रिमूर्ति जोशुआ मार्समैन, विलियम केरी एवं विलियम वार्ड ने श्रीरामपुर को अपना कार्यक्षेत्र चुना, जिस कारण उन्हें श्रीरामपुरत्रयी के नाम से भी जाना गया। यह
सी रामपुर कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए बंगाल में, बी गुजरात में, सी तमिलनाडु में या फिर डी केरल में। 53वें प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए बंगाल में। 54वां प्रश्न है भारत में रेलवे के निर्माण के कारण थे? ऑप्शन ए ब्रिटिश उद्योगों में उत्पादित वस्तुओं की तेजी से खपत एवं ब्रिटिश उद्योगों के लिए भारत के विभिन्न भागों से कच्चे माल की आपूर्ति, बी विस्तृत भारतीय साम्राज्य को एक राजनीतिक प्रशासनिक सूत्र में आबद्ध करना, सी आंतरिक विद्रोह व बाह्य आक्रमण के दौरान सेना का तेजी से आवागमन, डी उपर्युक्त सभी। 54वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त तीनों कथन सही है भारत में रेलवे के निर्माण के कारण के रूप में। 55वां प्रश्न है किसने भारत में रेलवे की स्थापना को आधुनिक उद्योग का अग्रदूत यानी जननी की संज्ञा दी? ऑप्शन ए लॉर्ड डलहौजी, बी लॉर्ड कार्ल मार्क्स, सी दादा भाई नौरोजी, डी महात्मा गांधी। 55वें प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी कार्ल मार्क्स, ऑप्शन बी। 56 नंबर प्रश्न है पहली आधुनिक पटसन मिल कहाँ स्थापित हुई? ऑप्शन ए रिसरा बंगाल में, बी बंबई में, सी भड़ौच में, डी सूरत में। 56वें प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए रिसरा बंगाल में, ऑप्शन ए। 57 नंबर प्रश्न है पहले आधुनिक लोहा इस्पात उद्योग की स्थापना कहाँ हुई? ऑप्शन ए बिहार में, बी बंगाल में, सी महाराष्ट्र में, डी तमिलनाडु में। 57 नंबर प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए बिहार में। पहले आधुनिक लोहा इस्पात उद्योग की स्थापना कहाँ हुई? तो इसका उत्तर है बिहार में। अब अगला प्रश्न देखते हैं। 58 नंबर प्रश्न है बिखरे हुए स्वायत्त गांवों के कवच को इस्पात के रेलों से छेद दिया गया जिससे उनके जीवन रक्त का ह्रास हो गया, यह किसने कहा? ऑप्शन ए कार्ल मार्क्स ने, बी बुकानन ने, सी विलियम जोन्स ने, डी लॉर्ड डलहौजी ने। 58वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी बुकानन ने, ऑप्शन नंबर बी। 59 नंबर प्रश्न है भारतीय राजाओं द्वारा कर लेना सूर्य द्वारा भूमि से पानी लेने के समान था जो कि पुनः वर्षा के रूप में भूमि पर उर्वरता देने के लिए वापस आता था, पर अंग्रेजों द्वारा लिया गया कर भारत में वर्षा न कर के इंग्लैंड में ही वर्षा करता था, यह कथन किसका है? ऑप्शन ए आरसी दत्त का, बी कार्ल मार्क्स का, सी दादा भाई नौरोजी का या फिर डी इनमें से कोई नहीं। 59वें प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए आरसी दत्त का, ऑप्शन नंबर ए। 60 नंबर प्रश्न है हमारी पद्धति बहुत कुछ स्पंज की तरह काम करती है, यह गंगा के तटों से सभी अच्छी चीज़ों को सोख लेती है और टेम्स के तटों पर उन्हें निचोड़कर गिरा देती है, यह उक्ति किसकी है? ऑप्शन ए कार्ल मार्क्स की, बी दादा भाई नौरोजी की, सी आरसी दत्त की या फिर डी जॉन सुलिवन की। 60 प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी जॉन सुलिवान की, ऑप्शन नंबर डी। इस तरह से आज के इस मॉक टेस्ट का यहीं पर अंत होता है। इस मॉक टेस्ट में आपने कितने मार्क्स गेन किए कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं। अगले मॉक टेस्ट में जल्द ही हाजिर होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।